Hello guys, welcome back to my channel. I am the Dark Love Tales. So guys, chapter number 1, The Manipulator. शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। जैसे अभी मेरे पास माइक नहीं है, जिसके वजह से पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही है, उसे थोड़ा कंसिडर करना प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो द मैनिपुलेटर एडिलाइन का POV है। मैं एक बात भी बता देती हूँ कि जितने भी लेसन्स है मतलब इस बुक में, उसमें कुछ चीज़ें एडिलाइन की हिस्से है और कुछ हीरो के हिस्से है। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग ना होने से अच्छा मैं स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को बता दूँगी। सो कम से कम आधे सेकंड की बकवास करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी मेरे मन में अपनी माँ के बारे में बहुत अंधेरे और बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे ख्याल जो किसी समझदार बेटी के मन में नहीं आना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हूँ। माँ फ़ोन पर कहती है, एडी तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रही हो। मैं जवाब में चुप रहती हूँ क्योंकि उसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता तो वह ज़ोर से आह भरती है। मुझे यह सोचकर गुस्सा आता है कि ये औरत हमेशा नाना को ड्रामेबाज कहती थी। गाइस, यहाँ जो नाना नानी उसने बोला है वो उसके दादा दादी है। वो अपने दादा दादी को नाना नानी कहती थी, ठीक है, जबकि खुद उससे भी ज़्यादा ड्रामा करती थी। माँ फिर कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दादा दादी ने घर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में उसमें रहना चाहिए। वह घर बहुत पुराना है, अगर उसे गिरा दिया जाए तो पूरे शहर का भला होगा। मैं कार की सीट पर सिर टिकाकर आंखें घुमाती हूँ और खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मैं सूखे स्वर में कहती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वह घर नहीं पसंद इसका मतलब यह नहीं कि मैं वहाँ नहीं रह सकती। सच कहूँ तो मेरी माँ बहुत ख़राब स्वभाव की है। हमेशा उसे मुझसे कोई ना कोई शिकायत रही है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों। वह कहती है, तुम हमेशा 1 घंटा दूर रहने वाली हो, हमारे लिए तुमसे मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? मैं मन ही मन सोचती हूँ, अरे हाँ, जैसे मैं इस बात से बहुत परेशान हो जाऊंगी। मेरे डॉक्टर भी लगभग 1 घंटा दूर है, फिर भी मैं हर साल उससे मिलने जाती हूँ। और यकीन मानो, वह मुलाकात माँ से मिलने से कहीं ज़्यादा आसान है। मैं जवाब देती हूँ, नहीं। अब इस बातचीत से मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। माँ से बात करते हुए मेरे सब्र मुश्किल से 1 मिनट टिकता है। उसके बाद मेरे अंदर आगे बात करने की कोई इच्छा नहीं बचती। फकिंग मॉम हमेशा किसी ना किसी बात की शिकायत ढूंढ ही लेती है। इस बार उसे मेरे घर में रहने से परेशानी है, जो मेरे दादा दादी ने मुझे दिया था। मैं पेरेनॉज में बड़ी हुई हूँ। वहाँ मैंने नाना के साथ कुकीज़ बनाई हैं, गलियारों में दौड़ी हूँ और घर की हर यादें मेरे दिल से जुड़ी हुई है। और इसलिए कि माँ की नाना से नहीं बनती थी, मैं उन खूबसूरत यादों को छोड़ नहीं सकती। जब मैं छोटी थी तब मुझे माँ और नाना के बीच की दूरियाँ समझ नहीं आती थी। लेकिन बड़ी होने पर मुझे एहसास हुआ कि माँ अक्सर नाना को ताने मारती थी और छुपे हुए तरीके से लोगों को चोट पहुँचाती थी। नानी हमेशा खुश रहने वाली, पॉजिटिव सोच रखने वाली महिला थी। वह हर चीज़ में अच्छाई दिखती थी। दूसरी तरफ माँ हमेशा नाराज़ और चिड़चिड़ी दिखाई देती थी, जैसे ज़िंदगी ने उसके साथ बहुत बुरा किया हो। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह इतनी कड़वी क्यों बन गई। बचपन में माँ पापा का घर पेरेनॉज मैनर से सिर्फ 1 मील दूर था, फिर भी मैंने अपना ज़्यादातर टाइम नाना के घर में बिताया। कॉलेज जाने के बाद माँ 1 घंटे दूर दूसरे शहर में रहने लगी।
जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ रही, जब तक कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता तब तक। और कुछ सालों बाद मेरा आखिरकार ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं अलग अलग जगह की ट्रैवलिंग की और कभी भी एक जगह नहीं रही। करीब 1 साल पहले नाना की डेथ हो गई और उन्होंने अपनी विरासत में वह घर मुझे दिया। लेकिन मेरे दुख और शौक ने मुझे अब तक वहाँ बसने नहीं दिया। माँ सिर्फ फ़ोन पर आह भरती है, कहती है कि काश तुम्हारे अंदर थोड़ा और समझदारी होती। जिस शहर में तुम पली बड़ी हो वही रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी दादी की तरह बेकार बन जाओ। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं कहती हूँ माँ। वह जवाब देती है हाँ। मैं गुस्से में कहती हूँ भाड़ में जाओ, और फिर मैं फ़ोन कट कर देती हूँ। स्क्रीन पर उंगली इतनी ज़ोर से दबाती हूँ कि कॉल ख़त्म होने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं गुस्से में सोचती हूँ कि माँ अपनी ही माँ के बारे में कैसे सोच सकती है, जबकि नाना ने उससे हमेशा प्यार और सम्मान दिया। नाना ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। माँ मेरे से जैसा व्यवहार करती है उससे तो यही पता चलता है। मैं माँ की किताब का एक पन्ना फाड़ती हूँ और गहरी सांस लेकर अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ। सामने खड़ा बड़ा सा घर अपनी काली छत के साथ काले बादलों को चीरते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे कह रहा हो, तुम हमेशा मुझसे डरोगी। मैं पीछे मुड़कर घने जंगल की तरफ देखती हूँ। पेड़ों की घनी झाड़ियाँ अब पहले जैसे अच्छी नहीं लगती। उनकी परछाई ऐसी दिखती है जैसे अंधेरे में कोई अपनी नोकीले पंजे के साथ छिपा बैठा हो। मैं हल्का सा कांप जाती हूँ, लेकिन यह डर मुझे अच्छा भी लगता है। बचपन से यह जगह बिल्कुल ऐसी ही दिखती आई है, और आज भी इस गहरे अंधेरे को देखकर मुझे वही रोमांचक महसूस होता है। पेरसोन्स मैनर एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है, जहाँ से नीचे खाड़ी दिखाई देती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगल के बीच से एक लंबा रास्ता जाता है। चारों तरफ इतने पेड़ है कि लगता है जैसे यह घर पूरी दुनिया से अलग हो गया हो और यहाँ कोई भी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आई हूँ, जहाँ सभ्यता का कोई निशान नहीं है। पूरा इलाका थोड़ा डरावना और उदास लगता है, और सच कहूँ तो मुझे यहाँ सब पसंद है। घर अब पुराना हो चुका है और कई जगह से टूटने लगा है, लेकिन थोड़ी मरम्मत और देखभाल से इसे फिर से नया बनाया जा सकता है। घर की छत पर पत्थर की डरावनी मूर्तियाँ लगी है। काले रंग की दीवारें अब फीकी पड़ गई है। खिड़कियों के रंग भी जगह जगह से उखड़ रहे हैं, मानो जैसे कोई चीप नेल पॉलिश हो। सामने का बड़ा बरामद भी एक तरफ से झुका हुआ है, इसलिए उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। लॉन की घास बहुत बड़ी हो गई है, लगभग मेरे लंबाई 3 एकड़ की खाली ज़मीन पर जगह जगह घास उग गई है। इतने समय से घास नहीं कटी है कि शायद वहाँ सांप भी रहने लगे हैं। मेरे नाना नानी वसंत ऋतु में इस डरावने घर को रंग बिरंगी फूलों से सजा देते थे। वहाँ हायसिन, प्राइम रोज जैसे खूबसूरत फूल खिलते थे, और पतझड़ के मौसम में घर की दीवारों के पास सनफ्लावर खिलते थे। उनके चमकीले पीले और नारंगी फूल घर की दीवारों के साथ बहुत सुंदर लगते थे। मौसम सही होने पर मैं फिर से घर के सामने एक गार्डन लगाऊंगी। इस बार मैं स्ट्रॉबेरीज, लेट्यूस और हर्ब्स लगाऊंगी।
मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मेरी नज़र ऊपर किसी हलचल पर गई। घर की सबसे ऊपरी मंजिल की एक अकेली खिड़की पर लगे पर्दे हिल रहे थे। अटारी पिछली बार जब मैंने देखा था वहाँ कोई पंखा या एयर कंडीशनर नहीं था, इसलिए उन पर्दों का अपने आप हिलना संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो देखा वह सच था। पीछे आसमान में काले तूफानी बादल छाए हुए हैं। उस माहौल में पैरानॉस मैनर किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रहा था। मैं अपने होठों को दांतों में दबा देती हूँ, लेकिन चेहरे पर आई मुस्कान रोक नहीं पाती। मुझे यह सब बहुत पसंद है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या चाहिए और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर मेरी माँ क्या सोचती है उससे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मैं अपनी बैग उठाकर कार से बाहर निकलती हूँ और ताज़ी बारिश की खुशबू महसूस करती हूँ। कुछ सेकंड में ही हल्की बारिश तेज मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर बरामद तक पहुँचती हूँ और अपने हाथों व कपड़ों से पानी झाड़ती हूँ। मैं चाबी ताले में डालकर घुमाती हूँ, लेकिन ताला जाम हो गया है, वह खुल नहीं रहा। मैं कई बार कोशिश करती हूँ और आखिरकार ताला खुल जाता है। मैं मन ही मन सोचती हूँ, लगता है इसे भी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, घर के अंदर से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। बाहर की ठंडी बारिश और घर के अंदर की ठंडी बासी हवा मिलकर मेरे शरीर में सिहरन पैदा कराती है। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मेरी कहानी की शुरुआत शायद इस लाइन से होनी चाहिए। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं ऊपर देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। छत काली लकड़ी की लंबी लंबी पट्टियों से बनी हुई है। मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा सा खूबसूरत झूमर लटका हुआ है। वह सुनहरे रंग का है और उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल लगे हैं। यह हमेशा से नाना की सबसे प्यारी चीज रही है। काले और सफेद डिजाइन वाला फर्श सीधे एक बड़ी काली सीढ़ियों तक जाता है। सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी है कि उसमें से पियानो भी निकला जा सकता है। मैं जैसे जैसे अंदर बढ़ती हूँ, मेरे जूतों की आवाज़ टाइल पर गूंजती है। नीचे का हिस्सा लगभग खुला है, इसलिए घर और भी विशाल लगता है, जैसे वह आपको अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। लिविंग रूम सीढ़ियों के बाई तरफ है। मैं चारों ओर देखती हूँ और पुरानी यादें अचानक ताज़ा हो जाती है। हर चीज़ पर धूल जमी हुई है और कपड़ों को कीड़े से बचाने वाली गोलियों की तेज गंध फैली हुई है। फिर भी यह कमरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे नाना की मृत्यु से पहले था। कमरे के बीच में काले पत्थर का बड़ा सा फायर लैंप है। उसके चारों ओर लाल मखमली सोफे रखे हैं। बीच में लकड़ी की सुंदर मेज है जिस पर एक खाली फूलदान रखा है। पहले नाना उसमें सफेद लिली के फूल सजाते थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ धूल और मरे हुए कीड़े के अवशेष जमा है। दीवारों पर काले रंग का डिजाइन वाला वॉलपेपर है और उसके साथ भारी सुनहरे पर्दे हैं। मुझे इस घर की सबसे पसंदीदा जगह सामने की खिड़की लगती है। वह सबसे बड़ी है। वहां से पूरे जंगल का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। खिड़की के सामने लाल मखमल की एक झूलने वाली कुर्सी रखी है। नाना अक्सर वही बैठकर बारिश देखते थे। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ भी यही करती थी। फर्श का यही डिजाइन रसोई तक जाता है। रसोई में काले रंग की अलमारियां और संगमरमर का काउंटर है। बीच में एक बड़ा सा किचन आइलैंड है जिसकी एक तरफ
काले स्टूल लगे हैं। मैं और दादी जी वही बैठकर नाना को खाना बनाते देखते थे। वह खाना बहुत समय धीरे धीरे गुनगुनाते रहते थे और उनके हाथों में हमेशा स्वादिष्ट खाना तैयार होता था। मैं उन यादों को झटकते हुए झूलने वाली कुर्सी के पास रखे लैंप तक जाती हूँ और उसे जला देती हूँ। हल्की गर्म रोशनी फैलते ही मुझे राहत महसूस होती है। कुछ दिन पहले मैंने बिजली और दूसरी सुविधाएं अपने नाम पर करवा ली थी, लेकिन इतनी पुराने घर में कभी भी कोई समस्या आ सकती है। मैं मुड़कर पूरे घर को देखती हूँ। यह घर 1 साल पुराना भी है और नया भी। मैं कुछ समय यहाँ से दूर रही, लेकिन मेरे दिल हमेशा इसी घर में बसा है। मैं फिर से पैरसन्स मैनर की पुरानी रहस्यमयी खूबसूरती को निहारती हूँ। मेरे परदादा परदादी ने इस घर को इसी तरह संभाला था और इसी तरह सजाया था। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। नाना कहा करते हैं कि उन्होंने कमरे में सबसे चमकदार चीज बनाना पसंद था, लेकिन इसके बावजूद उनकी पसंद हमेशा पुराने जमाने जैसी थी। मैं सोचती हूँ, इन सफेद तकियों पर लेस की किनारे और बीच में फूलों की कढ़ाई आखिर क्यों है? यह मुझे बिल्कुल सुंदर नहीं लगती, बल्कि थोड़ी अजीब और पुराना लगता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ, धीरे से खाली कमरे में फुसफुसाती हूँ, नाना, मैं वापस आ गई हूँ, बल्कि वैसी ही जैसे आप चाहते थे। दृश्य बदलता है। क्या आप तैयार हैं? मेरे पास खड़ी मेरी पर्सनल असिस्टेंट मुझे पूछती है। मैं उसकी ओर देखती हूँ। उसका नाम मैरियटा है। वह मुझे माइक्रोफोन दे रही है, लेकिन उसका ध्यान सामने खड़े लोगों पर है, जो धीरे धीरे इस छोटी सी किताबों की दुकान में अंदर आ रहे हैं। यह स्थानीय बुक स्टोर इतनी बड़ी भीड़ के लिए नहीं बना है, लेकिन किसी तरह कभी लोग अंदर समा रहे हैं। बहुत सारे लोग छोटी सी जगह में धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। सभी एक लाइन में खड़े होकर कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं भीड़ पर नजर घुमाती हूँ, मन ही मन लोगों की गिनती करती हूँ, लेकिन 30 तक पहुँचते पहुँचते गिनती भूल जाती हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं कहती हूँ। मैं माइक उठाती हूँ। जैसे ही सबका ध्यान मेरी ओर जाता है, लोगों की आपस की बातें बंद हो जाती हैं। दर्जनों आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। मेरे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है, लेकिन मुझे अपने पाठकों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं खुद को संभाल लेती हूँ। मैं कहती हूँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी का यह आने के लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या आप सब तैयार हैं? असल में मैं इतनी उत्साहित नहीं हूँ, बल्कि बुक साइनिंग के समय बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। लोगों से खुलकर बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मुझे सवाल पूछता है और मैं उसके चेहरे की तरफ मुस्कुरा देती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इतना घबरा जाता है कि मुझे सवाल ही समझ नहीं आता। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे दिल इतना तेज़ों से धड़क रहा होता है कि कुछ सुना ही नहीं देता। मैं अपनी कुर्सी पर बैठती हूँ और अपना मार्कर तैयार करती हूँ। मैं पर्सनल असिस्टेंट मैरिटा मुझे ऑल द बेस्ट वाली नज़र देकर दूसरे कामों में लग जाती है। वह पहले भी कई बार मेरी अजीब हरकतें देख चुकी है और मेरी वजह से उसकी भी शर्मिंदगी महसूस हुई है। मन ही मन सोचती हूँ, मैरिटा वापस आ जाओ।
जब सिर्फ मैं अकेली शर्मिंदा नहीं होती तब सब कुछ ज़्यादा आसान लगता है। तभी पहली पाठिका मेरे पास आती है। उसके हाथ में मेरी किताब द वंडरर है। उसके चेहरे पर फ्रिकल्स है और वह बहुत खुश दिखाई दे रही है। वह उत्साहित है। ओह माय गॉड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह लगभग किताब मेरे सामने देकर मैं उसकी किताब लेती हूँ और कहती हूँ मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा। फिर हंसते हुए कहती हूँ, अरे हाँ टीम फ्रिकल। मैं मजाक में अपनी उंगली उसकी तरफ हिलाती हूँ। वह थोड़ा झेप कर हंस देती है और अपने गाल छूने लगती है। मुझे लगता है कि कहीं बात अजीब दिशा में ना चली जाए, इसलिए मैं जल्द ही पूछती हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैं मन ही मन खुद को डांटती हूँ, अरे एडी, अगर उसे उसकी फ्रिकल्स पसंद ना हो तो? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। वह मुस्कुराकर जवाब देती है, मैगन। फिर वह धीरे धीरे अपने नाम की स्पेलिंग भी बताती है। मैं थोड़ा कांपते हाथों से उसकी किताब पर उसका नाम और एक छोटा सा धन्यवाद संदेश लिखती हूँ। मेरी लिखावट हमेशा की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन यही अब मेरी पहचान बन चुकी है। मैं किताब उसे वापस देती हूँ और मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहती हूँ। सो गाइज, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई मीन चैप्टर नहीं ख़त्म होता है, चैप्टर अभी बाकी है आधा, और मुझे उसे एडिट करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सो मुझे नींद भी इतनी आ रही थी कि मैं कर ही नहीं पाई इसे। सो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। जैसे ये पार्ट 1 है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी आएगा कुछ दिनों में, तो इसका इंतज़ार करना। और एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती थी कि अगर आपको भी कोई प्रोग्राम में ऐसा लड़का मिले और आपको अगर कोई देख रहा हो तो आपको कैसा महसूस होगा? आंसर इन कमेंट, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। बाय बाय।